बच्चों लास्ट हमने 18 पेज नंबर पे पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। भेदभाव किसी भी तरह से, ठीक है, मतलब जेंडर के हिसाब से, आपकी कास्ट के हिसाब से, आपके स्टेटस के हिसाब से, किसी भी चीज से आप अगर आपके साथ भेदभाव हो वो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। मतलब हम कास्ट सिस्टम की बात कर रहे थे। कास्ट सिस्टम तो इंडिया के कास्ट सिस्टम में उस टाइम, ठीक है, अगर हम थोड़ा टाइम पहले की बात करें तो हमारे कास्ट सिस्टम में सबसे ऊपर ब्राह्मण्स को रखा गया है, ठीक है। ये खुद को अपर कास्ट बोलते हैं, ठीक है, अपर कास्ट। और उसके बाद इन्होंने रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है इन्होंने अनटचेबल्स बोलते हैं, ठीक है, इनको वो लोअर कास्ट बोलते हैं, अछूत। अनटचेबल्स का मतलब अछूत, अनटचेबल्स, लोअर कास्ट, ठीक है। ये जो अपर कास्ट वाले लोग हैं, तो ये जो मतलब ये सबसे सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे, मतलब अगर आप सीढ़ी मानो, कास्ट सिस्टम एक सीढ़ी है, तो सबसे ऊंचे पायदान पे हैं अपर कास्ट वाले और सबसे नीचे पायदान पे हैं लोअर कास्ट वाले। इनको अनटचेबल्स या अछूत भी कहा जाता है, मतलब आप इनको छू भी नहीं सकते हो, ये लोग छूने लायक भी नहीं है, अनटचेबल्स। ऐसा कौन मानते थे? अपर कास्ट के लोग मानते थे, ठीक है। इंडिया में जो हम पेज नंबर 19 पे हैं, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था, ठीक है, कास्ट सिस्टम ऐसा था कि भाई जो अपर कास्ट थे, जो ब्राह्मण वगैरह थे, वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। सुपीरियर मतलब हम ऊंचे, ठीक है। और वो लोग जो सबसे निचली कास्ट थी, ठीक है, जो अनटचेबल्स की कास्ट थी, उनको वो लोग मानते थे अनवर्दी। अनवर्दी मतलब बेकार, ठीक है। क्या था कास्ट सिस्टम में? कास्ट सिस्टम में ऐसा था कि जो अनटचेबल्स हैं, जो नीच जात वाले, जो अनटचेबल्स हैं, अछूत हैं, उनको क्या काम करने हैं? उनको सिर्फ कचरा उठाना है, मरे हुए जानवर उठाना है और लोगों के घरों से कचरा लेना है, बस यही काम करना है उनको। अगर वो कोई और काम करना चाहें, उनको कोई काम नहीं देगा। ऐसा होता था अनटचेबल्स के साथ। कौन करते थे? ब्राह्मण, अपर कास्ट वाले ऐसा अनटचेबल्स के साथ करते थे। और तो और उनको अपर कास्ट वालों के घरों में जाने की इजाजत नहीं थी। उनको पानी पीना था तो वो गांव का पानी भी नहीं यूज कर सकते थे, वेल का। उनको टेम्पल्स में जाने की मनाही थी। अगर उनको बच्चे अपने स्कूल भेजने हैं तो उनके बच्चे एकदम दूर बैठ के पढ़ते थे, अपर कास्ट वालों से अलग, ठीक है। तो ये सारा मतलब अनटचेबल्स के साथ होता था। अब यहाँ एक फोटो है, यहाँ एक फोटो है, इस फोटो में देखो, यहाँ एक फोटो है, ठीक है। इस फोटो में दो काले काले बच्चे बैठे हैं, वो बिल्कुल दूर बैठे हैं, वो हैं अनटचेबल्स, जो मतलब कम कास्ट वाले बच्चे हैं, और बाकी सारे ब्राह्मणों के बच्चे आगे बैठे हैं, ठीक है। भेदभाव इतना सारा था। अब हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हमारा भारतीय संविधान लिखने वाले ये महान आदमी थे। हमारे भारत का संविधान लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम सबको फॉलो करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम सबको फॉलो करने हैं, और चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, प्रेसिडेंट हो या आम आदमी हो, सबको ये रूल्स फॉलो करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स सबको फॉलो करने हैं। उसमें हम सबको कुछ राइट्स दी हुई हैं, कुछ ड्यूटीज दी हुई हैं, हम सबको वो फॉलो करनी है। अब BR अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। BR अंबेडकर ने जो ये अनटचेबल्स थे, जो ये लो कास्ट के लोग थे, उनके लिए बहुत काम किया। उन्होंने अपनी लाइफ में इन लोगों के लिए बहुत काम किया। अब वो इन्होंने ये काम क्यों किया? डॉक्टर BR अंबेडकर खुद एक अनटचेबल थे, खुद वो लो कास्ट के थे। उनकी कास्ट का नाम माहर था, MAHAR, माहर। माहर कास्ट के लोगों को उस टाइम अनटचेबल माना जाता था, उनको भी आप छू नहीं सकते थे। BR अंबेडकर फुल पढ़े लिखे थे, वो ग्रेजुएट थे, वो इंग्लैंड जाके पढ़ के आए थे, पर फिर भी जब वो इंडिया आए, वो अच्छे कपड़े पहनते थे, सूटेड बूटेड, पर जब इंडिया आए तो उन्होंने देखा इतना ज्यादा भेदभाव, ठीक है। मतलब वो शुरू से ही उन्होंने देखा था
उनके फादर भी अच्छी पोजीशन पे थे, उनके फादर के खुद के नौकर थे, फादर के भी नौकर रखे हुए थे, तो भी लोग इनसे दूर भागते थे, अनटचेबल बोलते थे। सो बी आर अम्बेडकर ने सोचा हम हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ ऐसी हालत है, तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गरीब हैं फुल, उनकी तो क्या हालत होगी। मतलब तो बी आर अम्बेडकर ने सोचा कि मुझे हमारी कम्युनिटी के लिए या मुझे ये लो कास्ट पीपल के लिए, अनटचेबल्स के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी अनटचेबल थे पर वो पढ़े लिखे थे, अच्छी फैमिली से थे, तो भी उन्हें सहन करना पड़ता था। पर उन्होंने सोचा कि बाकियों का तो क्या हाल होता होगा। सो उन्होंने सोचा कि वो लो कास्ट या अनटचेबल्स के लिए बहुत सारे काम करेंगे, और उन्होंने उनको समझाया कि आप अब और भी जॉब लेने लगो भाई, सिर्फ आप ये सारे काम मत करो भाई, कचरा उठाने का काम, ये सारे काम सिर्फ आप मत करो, और भी आप अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। आप टीचर भी बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, पायलट बन सकते हो, आप सब कुछ बन सकते हो। उन्होंने अपनी कास्ट वालों को समझाया, और उन्होंने हमारे देश में मतलब कानून भी बनाए बहुत सारे कि आप ऐसे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। बहुत सारे कानून बने हुए हैं। तो अगर आप किसी के रिलीजन पे कमेंट नहीं कर सकते हो, किसी को कास्ट के बेसिस पे आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते हो, किसी को हैरान नहीं कर सकते हो, सब मतलब उन्होंने बहुत सारे कानून भी बनवाए। ठीक है। सो बी आर अम्बेडकर ने बहुत अच्छा काम किया। सो हम बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो बी आर अम्बेडकर खुद एक माहर कास्ट के, खुद एक अनटचेबल थे। वो अपनी लाइफ का एक किस्सा सुना रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब वो 9 साल के थे तब उन्हें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब कास्ट के हिसाब से भेदभाव का सामना करना पड़ा। क्या भेदभाव हुआ था उनके साथ? एक बारी वो अपने भाइयों के और कजिन्स के साथ अपने पापा के पास गए। उनके पापा उस टाइम वहां जॉब करते थे, महाराष्ट्र के कोरेगांव में, KOREGAON, महाराष्ट्र के कोरेगांव में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पापा जॉब करते थे, और वो अपने भाइयों और कजिन्स के साथ ट्रेन में अपने पापा के पास मिलने गए। पर जब वो उतरे, ट्रेन से उतरे, तो उन्हें लेने कोई भी नहीं आया। उनके पापा सर्वेंट भेजने वाले थे पर कोई आया नहीं। 1 घंटा हो गया, और फिर स्टेशन मास्टर ने देखा, जो ट्रेन का स्टेशन मास्टर था, उन्होंने देखा और वो बाहर आया। उन्होंने कहा टिकट्स दिखाओ। सब बच्चों ने अपनी टिकट्स दिखाई। सो उन्होंने पूछा कि क्यों खड़े हो यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि हमको कोरेगांव जाना है और हम उनके पापा के लिए, या शायद पापा कोई नौकर भेज दे, उसके लिए वेट कर रहे हैं, पर अभी तक कोई नहीं आया है। सबको अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सारे बच्चों को। उनके कपड़ों से और उनके बोलने के अंदाज से कोई मानेगा ही नहीं कि वो अछूत के बच्चे थे, अनटचेबल्स नहीं लग रहे थे। स्टेशन मास्टर पूरा श्योर था कि ये तो पक्का ब्राह्मणों के बच्चे हैं, और वो उसको बहुत दुख हुआ कि भाई बेचारे बच्चे छोटे वेट कर रहे हैं अपने पापा का, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, उनको दुख हुआ। अभी एक हम हिंदुओं में है ना, हम जो हिंदूज है, हम हिंदुओं में एक बात है, हम किसी से भी मिलते हैं ना, तुम कौन सी कास्ट के हो, तुम कौन जात के हो, ऐसे पूछते हैं। ये आदत है। क्या कास्ट है तुम्हारी? हमको आदत है सामने वाले से पूछने की। तो स्टेशन मास्टर ने भी बच्चों से पूछा कि तुम्हारी कास्ट क्या है। सो 1 मिनट भी सोचे बिना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि हम तो माहर हैं। अब माहर कौन थे? माहर थे अनटचेबल। ठीक है। वो कम्युनिटीज, ये कम्युनिटी तो बॉम्बे में बिल्कुल अनटचेबल ही मानी जाती थी, मतलब उनको छूना ही नहीं है। अब तो वो स्टेशन मास्टर एकदम स्तब्ध हो गया, स्टन्ड हो गया, एकदम हैरान हो गया, और उसका जो फेस था अचानक से बदल गया। अब एकदम वो दूर हो गया उन बच्चों से, एकदम दूर जाके खड़ा हो गया। तो वो वापस अपने रूम में चला गया, और वो बच्चे उधर ही खड़े रहे। और 15 से 20 मिनट हो गए, और अभी तो सूरज भी डूबने वाला था। ना उनके पिता आए थे, ना उनका कोई सर्वेंट आया था, और स्टेशन मास्टर भी अपने रूम में चला गया था।
वो सब बच्चे थे, वो नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। और जो उनको खुशी थी यहाँ आने की, अपने पिता से मिलने की, वो एकदम उनको सैडनेस में बदल गई, क्योंकि कोई हेल्प भी नहीं कर रहा था, ना कोई लेने आ रहा था। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर वापस आया और उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या करना है कि खड़े रह गए हो। तो हमने कहा कि हमें अगर कोई बैलगाड़ी मिल जाए, बुल्लक कार्ट मिल जाए, तो हम खुद चले जाएं कोरेगांव हमारे पापा के पास। खाली हमको रास्ता बता दो, अगर बाजू में है तो हम पैदल चले जाएं, अगर दूर है तो हम बुल्लक कार्ट लेके जाएं। और वहां स्टेशन के बाहर बहुत सारी बुल्लक कार्ट्स लाइन सर खड़ी थी, पर B.R. अम्बेडकर ने अपनी जात बताई थी माहर स्टेशन मास्टर को, और स्टेशन मास्टर ने ये पूरे स्टेशन में ये बात फैला दी थी। अब कोई भी बुल्लक कार्ट वाला B.R. अम्बेडकर और उनके भाइयों को और कजिन्स को अपनी बुल्लक कार्ट में बिठाने के लिए तैयार ही नहीं था। उन्हें लग रहा था कि अनटचेबल्स हमारी कार्ट में बैठेंगे तो हमारी कार्ट अछूत हो जाएगी, तो कोई उन्हें बिठाने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने इवन इतना भी बोला कि भाई हम डबल दे देंगे पैसे, डबल किराया दे देंगे, हमें खाली लेके चलो, तो भी नहीं माने। स्टेशन मास्टर ने भी एक आध को समझाया पर कोई नहीं माना। तो उन्हें ये किस्सा याद है कि आपकी कास्ट की वजह से आपको कोई अपने बुल्लक कार्ट में भी नहीं बिठाना चाहता, तो उनको ये बात बहुत हर्ट हुई। 9 साल की उम्र में उनको लगा कि ये तो कितनी गलत बात है, ठीक है, दलितों के लिए, ठीक है। मतलब वो पहले ऐसे आदमी थे अपनी कास्ट के जो बाहर पढ़ने गए थे इंग्लैंड, फिर इसके बाद वो पढ़ने गए, तो उनको लगा कि भाई ये कैसे है, ठीक है। सो ये चीज उनको बहुत अड़ी, इसलिए उन्होंने पूरी लाइफ दलितों के लिए, जो दलितों के लिए, दलित के लिए भी बहुत बुरी हालत थी, जो भी मतलब कम जात के लोग थे उनके लिए उन्होंने पूरी अपनी लाइफ मेहनत की। तो एक तरह से इंसल्टिंग भी है, मतलब आप देखो एक इंसल्ट भी है कि कोई कहीं जाना चाह रहा है पर कास्ट के हिसाब से सामने वाला उससे लिफ्ट नहीं दे रहा है, पैसे भरने के बावजूद उससे नहीं चढ़ने दे रहा है, ये एक तरह से किसी की इंसल्ट भी है, ठीक है। आप देख सकते हो कि पैसे भर सकने के बावजूद भी वो काट तक उन्हें नहीं मिली, ठीक है। ये स्टोरी क्या दिखा रही है कि डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में है, तो मतलब खाली पैसों के हिसाब से नहीं है, वो मतलब उनको इज्जत से जीने भी नहीं दे रहा है डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या हुआ, बेइज्जती हुई ना, इतने छोटे बच्चों की, तो बेइज्जती नहीं हुई। वो बच्चे कह रहे हैं हमको पैसे लेके भी पर जाने दो, हम फुल डबल पैसे देंगे, तो भी तो मतलब आप उनसे इकोनॉमिक इक्वालिटी तो छीन रहे हो, ठीक है, पैसे का अधिकार, आप उनको कोई काम नहीं दे रहे हो, आप छोटे काम दे रहे हो, ठीक है, पर आप उनको इज्जत भी नहीं दे रहे हो, आप रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे हो। दलित, जो सबसे बुरी हालत जिस कास्ट की थी, जो छोटी जातियां थी, सबसे बुरी हालत दलितों की थी। ये दलित लोगों के साथ, दलित कौन थे, नीची कास्ट के, जो लो कास्ट के अनटचेबल्स थे, वो कास्ट थी, इनकी भी हालत उतनी ही बुरी थी, ठीक है। तो अब देखो, अब इक्वालिटी के लिए लड़ाई हुई, तो अब आपको पता होगा पहले तो हमने आजादी की लड़ाई की किसके सामने, ब्रिटिश के सामने, ठीक है, ब्रिटिशर्स के सामने लड़ाई थी। इसके अलावा उस टाइम इंडिया में एक और लड़ाई चल रही थी, कौन सी लड़ाई, जो छोटी जात वाले लोग थे, दलित लोग थे, वो अपनी इक्वालिटी की लड़ाई लड़ रहे थे, मतलब उनके साथ भेदभाव होता था गांव वगैरह में, वो उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। जो दलित थे, दलित मतलब जो छोटी जात के लोग थे, वुमन, औरतें, ट्राइबल, आदिवासी, पीजेंट्स मतलब गरीब फार्मर्स, उनके साथ पूरी लाइफ इन इक्वालिटी होती थी, और वो उस टाइम उन्होंने लड़ना चालू किया उसके खिलाफ। औरतों के साथ भी बहुत इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था,
दलितों के साथ होता था, ट्राइबल्स, पीजेंट सबके साथ होता था। और अब दलितों ने कहा अब बस हुआ, ठीक है, जो नीच जात वाले थे उन्होंने कहा बस हुआ। दलितों ने कहा अब हम टेम्पल्स में एंटर करेंगे, और उन्होंने टेम्पल में एंटर करना चालू किया। औरतों ने भी कहा अब बस हुआ। औरतों ने भी फिर बोला हमें भी पढ़ने का अधिकार दो। पहले औरतों का पढ़ने का अधिकार नहीं था। 1 या 2 क्लास पढ़ा के 4-5 क्लास तो हद हो गई, ठीक है। सो 10वीं कर ली तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी तब। उन्होंने कहा हम भी पढ़ाई करेंगे। जो पीजेंट्स थे, जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी थे, उन्होंने कहा हमको, जो मनी लैंडर्स है उनको है ना, साहूकार, जो सेठ साहूकार होते थे उनको कभी उधार देते थे ना, तो उनको इतना ज्यादा ब्याज भरवाते थे, इतने पैसे लेते थे, तो उन्होंने कहा हमें इनसे फ्रीडम चाहिए, ठीक है। सो उस टाइम हर कोई अपने इनइक्वालिटी के सामने लड़ रहा था। दलित लड़ रहे थे टेम्पल्स में एंट्री पाने के लिए, औरतें लड़ रही थी अपनी एजुकेशन के लिए कि हमें भी मर्दों जितनी एजुकेशन करने का मौका दो। पीजेंट्स और ट्राइबल्स लड़ रहे थे अपने उन मनी लैंडर्स के कब्जे में से निकलने के लिए। जब इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, तब उस टाइम हमारे लीडर्स थोड़े से वो थे, मतलब कंफ्यूज्ड थे, किस चीज को लेके चिंता में थे कि भाई हमारे देश में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है, मतलब इतनी ज्यादा असमानता है, मर्द औरत में भेदभाव है, गरीब अमीर में भेदभाव है, ब्राह्मण दलित में भेदभाव है, इतना भेदभाव है। सो कैसे होगा, हमारा देश का क्या होगा। तो उन्होंने फिर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक जो हम सब इंडियंस को फॉलो करनी है, चाहे वो बड़ा राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, आप हैं, मैं हैं, या हमसे भी कम कोई गरीब हो, ठीक है, हम सबको हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ठीक है, सब ड्यूटीज हैं, सारी राइट्स हैं उसमें, ठीक है। A document that laid out the rules by which nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society, how people had struggled against this. इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का तो सोचा गया। इसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलितों के लिए बहुत काम किया, मतलब दलितों को इक्वालिटी दिलाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो ये जो सारे लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंश्योर किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, भारतीय संविधान के सामने सब लोग इक्वल हैं, ठीक है। आप अगर प्लेज पढ़ते हो इंडिया में, आप पढ़ते हो ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, वी आर इक्वल, ठीक है, आप पढ़ते हो। द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सच अ सीन एज अ की वैल्यू। हमारे संविधान में सबसे जो बड़ी बात इक्वालिटी बोली गई है। इक्वालिटी मतलब समानता। अगर आप औरत मर्द हो तो आपको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, अगर आप गरीब अमीर हो आपको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, आप ब्राह्मण हो, आप दलित हो, आपको इक्वल राइट मिलनी चाहिए। हर जगह इक्वालिटी होनी चाहिए, और ये इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का की फीचर है, मतलब इक्वालिटी होनी ही चाहिए हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अनटचेबिलिटी सीन एज अ क्राइम एंड हैज बीन। आजकल अनटचेबिलिटी, अगर आप किसी को छू मतलब किसी को अछूत बोलते हो, ठीक है, अनटचेबिलिटी मतलब आप किसी को बोलते हो तू नीच जात का है, मैं तो तुझे टच भी नहीं करूंगा, तू तो ऐसा वैसा, तो आप क्राइम कर रहे हो, आपको जेल हो सकती है, ठीक है। आजकल किसी को अनटचेबल बोलना, किसी के साथ बुरा बोलना, आप किसी की कास्ट को लेके कमेंट करना, आप जेल भी जा सकते हो। अभी सब लोग फ्री हैं कि वो कोई भी काम करें, ठीक है, सबको फ्रीडम है, वो कोई भी काम करे। गवर्नमेंट जॉब्स सबके लिए खुली हैं, टीचर कोई भी बन सकता है, डॉक्टर कोई भी बन सकता है, इंजीनियर कोई भी बन सकता है।
कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट पे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि भाई गवर्नमेंट को अब कुछ काम करने हैं जिससे जो गरीब लोग हैं उन्हें इक्वालिटी मिले, और जो छोटी मोटी कम्युनिटीज है, मार्जिनल कम्युनिटीज मतलब छोटी मोटी कम्युनिटीज हैं, उन्हें भी इक्वालिटी मिले। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स थे, मतलब जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, उन्होंने बोला कि जो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज ए मतलब हमारे देश का जो डाइवर्सिटी है, जो हमारे देश की विविधता है, जो डिफरेंस है, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग, जो हमारा देश हर चीज में अलग है, वैरायटी है, ये वैरायटी मतलब ये वैरायटी जो डाइवर्सिटी है उसमें सब इक्वालिटी होनी चाहिए। उनको लगा कि लोगों के पास फ्रीडम होना चाहिए कि वो कौन सा रिलीजन अपनाना चाहें। भले देखो मैं आपको बता रही हूँ, जो B.R. अम्बेडकर थे वो भले दलित थे पर वो हिंदू घर में पैदा हुए थे। वो धर्म से क्या थे, रिलीजन से क्या थे, हिंदू। पर आगे जाके B.R. अम्बेडकर बुद्धिस्ट बन गए, बुद्धिस्ट। उन्होंने बुद्धिज्म धर्म अपना लिया। उनको लग रहा था मुझे शांति चाहिए, मुझे भेदभाव वाला कास्ट नहीं चाहिए। उन्हें हिंदू भेदभाव वाला कास्ट लगता था और उन्होंने इसीलिए बुद्धिज्म अपना लिया। मतलब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आप फ्री हो कोई भी रिलीजन अपनाने के लिए। हमारे देश में आपको फ्रीडम है कि आप कोई भी रिलीजन अपनाओ, आप कोई भी लैंग्वेज बोलो, आप कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, आपको फ्रीडम है। कोई भी मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिखा हुआ है। कोई एक लैंग्वेज, कोई एक रिलीजन या कोई एक फेस्टिवल कभी भी कंपलसरी नहीं होगा। आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आप कोई फेस्टिवल नहीं मनाना चाहते हो, आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता हमारे देश में। गवर्नमेंट को सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इसीलिए हमारी इंडिया सेक्युलर कंट्री कहलाती है, SECULAR। सेक्युलर का मतलब वो कंट्री जहां पे आप जिसको मन पड़े वो रिलीजन फॉलो कर सकता है। रिलीजन मतलब धर्म, ठीक है। वो कंट्री जहां पे जिसका मन पड़े वो रिलीजन फॉलो कर सकता है, उसको सेक्युलर कंट्री बोलते हैं। आप यहाँ देखो, जो हमारा भारतीय संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, मैंने कहा था ना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम सबको मानने हैं। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने, तो यहाँ देखो कुछ लीडर्स बैठे हुए हैं, इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। एक्चुअली इनके अलावा और भी लोग थे जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, ठीक है। Therefore, India became a secular country where people of different religions and faith have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination। मतलब हम डिस्क्रिमिनेशन मतलब हम भेदभाव, हमारे साथ भेदभाव ना हो, उस डर के बिना हम कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी यूनिटी का ये मेन एलिमेंट है कि हमारे साथ भेदभाव ना हो, हमें इक्वालिटी मिले, हम सब साथ रहें, मिलजुल के रहें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें लिखी गई है, इक्वालिटी लिखी गई है, आप फ्री हो कोई भी रिलीजन अपनाने के लिए, सब बातें लिखी गई है। पर अभी भी हम लोगों को पूरी तरह से इक्वालिटी मतलब समानता, वो नहीं मिला है। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इक्वालिटी पाएं। लोग आज भी स्ट्रगल करते हैं और मतलब आज भी कोशिश चल रही है, सरकार भी कोशिश कर रही है और किसी दिन ये इक्वालिटी सच्चाई बनेगी हमारी इंडिया में, ठीक है। सो ये था हमारा चैप्टर। लास्ट में एक ये लास्ट में देखो साइड में ये प्रिएम्बल है, ये प्रिएम्बल है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसका पहला पन्ना है प्रिएम्बल। जैसे हमारी बुक्स में इंडेक्स होता है ना,
वैसे इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल है, मतलब ये इंडेक्स है उसका। देखो इस प्रिएम्बल में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि हमको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, लिबर्टी फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, फ्रेटर्निटी इज्जत मिलनी चाहिए। ठीक है, सो पहले पन्ने पे ही ये सब लिखा है। ठीक है, अच्छा अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट ले लेते हैं। पेज नंबर 23। पेज 23 पे क्वेश्चन 1। ये एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 है ये आपकी बुक में ही सॉल्व करना। A. Two surgeons were sitting down to lunch when one of them made a call on the mobile phone. अच्छा, दो सर्जन बैठ के बात कर रहे थे। क्वेश्चन क्या है, ऊपर लिखा हुआ है, इनमें ऊपर है कि इनमें से मैच करो कि जो स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहा है। मतलब स्टीरियोटाइप मतलब जो सोच होती है, नॉर्मल सोच होती है, उसको उसके साथ मैच करो जो उस नॉर्मल सोच को चैलेंज कर रहा है। स्टीरियोटाइप मतलब एक सोच बना लेना। अब लिखा हुआ है दो सर्जन बातें कर रहे हैं। दो सर्जन मतलब जो सर्जरी करके आते हैं ना, सर्जन बहुत बड़े डॉक्टर्स, वो बातें कर रहे हैं और उनमें से एक ने मोबाइल फोन पे कॉल किया। लंच करते टाइम दो सर्जन बातें कर रहे हैं। Two surgeons were sitting down to lunch when one of them made a call on the mobile phone. उसने एक सर्जन ने अब फोन किया, खाना खाते समय फोन किया। तो सर्जन ने किसको फोन किया? सो ए का है 3। उसने अपनी डॉटर को फोन किया जो अभी अभी स्कूल से लौटी थी अपनी बेटी से बात करने। अब इसमें स्टीरियोटाइप कौन सा तोड़ा? माना ऐसे जाता है कि डॉक्टर्स सुपर बिजी होते हैं, सर्जन्स तो उनसे भी ज्यादा बिजी होते हैं, उनके पास 1 मिनट भी नहीं होता है अपने बीवी बच्चों के लिए। पर यहाँ ये डॉक्टर जब रिसेस में लंच में खाना खा रहा है तो उसे अपनी बेटी का ध्यान आया कि वो अभी स्कूल से आई होगी, मैं मेरी बेटी से बात कर लूं। तो उसने वो स्टीरियोटाइप तोड़ा जिसमें ऐसे माना जाता है कि सर्जन्स के पास, बड़े डॉक्टरों के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। सेकेंड बी, द बॉय हु वन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन वेंट टू द डायस। एक लड़का जिसने ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीता वो डायस पे गया। डायस मतलब स्टेज पे गया। 4, वो स्टेज पे गया अपनी व्हील चेयर पे प्राइज लेने। क्यों? जो पेंटिंग कंपटीशन जीत सकता है तो क्या वो लंगड़ा नहीं हो सकता, व्हील चेयर पे नहीं हो सकता? सो ये इस चीज से क्या स्टीरियोटाइप टूटता है कि भाई आप में अगर कोई कला है तो जरूरी नहीं है आप में कोई खामी नहीं हो सकती, तो खामी भी हो सकती है। सो बी के साथ 4 मैच होगा। सी, वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के महान एथलीट्स, एथलीट्स मतलब दौड़ने वाले, ठीक है, जो दौड़ते हैं ना, रनर्स नहीं बोलते, एथलीट्स इन द वर्ल्ड, सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक एस्थमा। जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स है उसको अस्थमा की बीमारी है, श्वास की बीमारी है, तो नहीं हो सकती है। एथलीट है तो उसने मतलब स्टीरियोटाइप तोड़ा, उसको अस्थमा की बीमारी थी तो भी वो एथलीट बना। सो सी का 1। नेक्स्ट, शी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम। वो इतनी अमीर नहीं थी पर उसका सपना था। उसका क्या सपना था? टू बिकेम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड। उसका सपना था वो एस्ट्रोनॉट बने और वो बनी। ठीक है, वो इतने पैसे वाले घर से नहीं थी पर उसका सपना था। क्या सपना था? एस्ट्रोनॉट बनना था और वो बनी। सो डी का 2। क्वेश्चन 2,
how can the stereotype that girls are a burden on their parents affect the life of a daughter? ठीक है, एक स्टीरियोटाइप की गर्ल्स बर्डन है अपने पेरेंट्स पे, कैसे वो डॉटर की लाइफ को अफेक्ट करती हैं। ये सिचुएशन को इमेजिन करो और 5 किस्से बताओ कि लड़कियों को किस तरह से घरों में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको 5 स्टीरियोटाइप्स लिखने हैं जो लड़कियों के लिए माने जाते हैं। भाई डॉटर्स के लिए जो बातें सही मानी जाती हैं, भाई जो बातें स्टीरियोटाइप्स हैं वो आपको लिखनी है। ठीक है, सो क्या माना जाता है गर्ल्स के लिए? सो आंसर गर्ल्स के लिए क्या, फिर से एक बार मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर? पहले तो ये जो सोच है कि लड़की बोझ है अपने माँ बाप पे, उसकी जिंदगी कैसे खराब कर सकती है, वो बताओ कि कैसे खराब कर सकती है। अगर कोई ऐसे सोचता है कि भाई मेरी लड़की मेरे पे बोझ है, तो उसकी लाइफ वो कैसे खराब कर सकती है। वो लड़की को अगर आप ऐसा ट्रीटमेंट दोगे, शुरू से उसको ऐसा बोलोगे कि तू मेरे लिए बोझ है, तो वो लड़की शुरू से ही डिस्करेज्ड रहेगी, मतलब उसमें हिम्मत ही कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो इफ आंसर 2, girls would feel discouraged and they would not concentrate on their studies। मतलब अगर हम लड़कियों को शुरू से ही भेदभाव में रखेंगे, शुरू से ही उनको छोटी सोच में रखेंगे कि तू लड़की है, तू हम पे बोझ है, तो क्या होगा, सो लड़कियां क्या हो जाएंगी, वो डिस्करेज हो जाएंगी, मतलब उनका मनोबल टूट जाएगा और वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगी अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, अगर उनको घर में ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा जिसमें घड़ी घड़ी उनको ऐसा बोला जाएगा तुम बोझ हो, तो लड़कियां कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगी। अब उसी में क्वेश्चन पूछा है, इमेजिन दिस सिचुएशन एंड लिस्ट एटलीस्ट 5 डिफरेंट इफेक्ट्स दैट दिस स्टीरियोटाइप कैन हैव ऑन द वे डॉटर्स गेट ट्रीटेड इन द हाउस। अब इस सिचुएशन को यूज करो और बताओ कि कैसे लड़की पे असर पड़ सकता है इन बातों का। ठीक है, सो ये वाली बातें कैसे एक लड़की को अफेक्ट कर सकती है, 5 बताओ। सो गर्ल्स ड्रीम्स आर शैटर्ड, मतलब लड़की जो सपने देखती है कुछ करने का, वो उसके सपने टूट जाते हैं अगर भेदभाव करोगे तो। दूसरा, मतलब इवन उनकी शादी हो जाती है तो भी मतलब वो ऐसी डरी सहमी रहती हैं, उनके शादी के बाद भी उनके साथ भेदभाव हो सकता है। सो दे फील हेल्पलेस। ठीक है, गर्ल्स फील हेल्पलेस, मतलब उन्हें अपने माँ बाप के साथ भी हेल्पलेसनेस फील होती है, इवन विथ देयर पेरेंट्स। तीसरा, दे आर ह्यूमिलिएटेड इवन आफ्टर देयर मैरिज, शादी के बाद भी दे आर ह्यूमिलिएटेड मतलब उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है इवन आफ्टर देयर मैरिज।
फोर्थ, दे आर नॉट अलाउड टू गेन हायर एजुकेशन, उन्हें आगे पढ़ने भी नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, और उनके साथ कंपैरिजन की जाती है, ठीक है। सो दे आर ऑलवेज कंपेयर्ड। ठीक है। तो इस तरह से एक लड़की के साथ भेदभाव होता है इन 5 तरीकों से। अगर उनके घर में ऐसी सोच है कि भाई लड़कियां तो बोझ होती हैं, तो उनके साथ ये 5 तरीकों से उस घर में भेदभाव हो सकता है। पर ये बहुत पुरानी बातें हैं, आजकल तो सोच बदल गई है। आजकल तो लड़कियां लड़कों को पछाड़ रही हैं, ठीक है। मतलब लड़के लड़के जैसा कुछ नहीं रहा है, अब सब इक्वल है। लड़कियां इवन गांव में कुश्ती आप देखोगे, रेसलिंग वगैरह में लड़कियां आगे आ रही हैं, रनिंग में एथलीट हैं। सो आजकल ऐसा कुछ नहीं रहा है, इक्वालिटी आ गई है। ये थोड़ा मतलब जो एकदम गांव और एकदम छोटे छोटे ऐसे छोटे शहर, वहाँ की ये सारी बातें हैं, जहाँ अभी भी ऐसी सोच चल रही है। पर अभी सब में ऐसा आ गया है बदलाव कि भाई लड़कियों को इक्वालिटी देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the Constitution say with regard to equality? Why do you think it is important for all people to be equal? हमारे संविधान ने इक्वालिटी के बारे में क्या कहा है और तुम क्या सोचते हो इस बारे में, क्यों हम सबको इक्वल होना चाहिए? ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इक्वालिटी के बारे में क्या कहा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है हमारे, अवर कॉन्स्टिट्यूशन provides that the state का मतलब कंट्री shall not discriminate against any citizen, मतलब आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। On the basis of religion, race, caste, sex और रीजन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, Why do you think it is important for all people to be equal? हम सबको क्यों इक्वल है, क्यों हम सबको इक्वल रहना है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि स्टेट मतलब कंट्री को डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी के भी सिटीजन के सामने। रिलीजन मतलब धर्म के हिसाब से, रेस मतलब आप कौन सी नहीं, कास्ट में भी अंदर नहीं होती, अंतर जातियां, जातियों के अंदर भी जातियां, वैसे रेस, कास्ट, सेक्स मतलब मेल फीमेल, और रीजन भाई किसी वो कहीं और से आया है, किसी और शहर से आया, तो आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। ठीक है। फिर वाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल? आप क्यों सोचते हो हम सबको इक्वल होना चाहिए? बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट for all of us to be equal
बिकॉज क्यों हम सबको इम्पोर्टेंट है इक्वल होना, ओनली देन सोसाइटी वुड डेवलप इन ट्रू सेंस, बिकॉज ओनली देन our society will develop in true sense। ठीक है, क्यों हम सब अगर हम सब इक्वल होंगे तो हमारा सोसाइटी, जो हमारा समाज है, जो हमारा देश है, वो सही मायने में आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर भेदभाव नहीं होगा तो कोई झगड़ा नहीं होगा, लोगों को बुरा नहीं लगेगा, लोग सब जो अच्छे काबिल लोग हैं वो नौकरी कर पाएंगे। तो मतलब क्या होगा फिर, जो हमारा देन ओनली आवर सोसाइटी विल डेवलप इन ट्रू सेंस, तो हमारा देश इसी तरह से ट्रू सेंस में आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो वी आर एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर हेयर ओनली। ठीक है, हम ये वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में पूरी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे इस चैप्टर रिलेटेड, एंड देन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर फाइनली टुमारो। चलें, थैंक यू।